हेलो स्टूडेंट्स, हाउज यू ऑल। आई एम अमृता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर, और अब आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 6 फ्रॉम द चैप्टर 2 पीरियोडिसिटी। ओके, सो हमने पार्ट 5 तक बेटा आपके साथ डिस्कशंस किए थे एटॉमिक रेडियाई के बारे में, जिसमें एटॉमिक रेडियस में मैंने आपसे डिस्कशंस किए थे रिगार्डिंग व्हाट कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड वंडर वॉल रेडियस। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कशन किया था। एंड आफ्टर दैट अब आपके साथ मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा डिस्कस किया था तो होप यू रिमाइंड कि आपको याद होगा लेफ्ट साइड में अपन ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, इन द राइट हैंड साइड पी ब्लॉक बताया था मैंने आपको, एंड इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स एक डी ब्लॉक एलिमेंट था। क्लियर? उनके अलावा मैंने आपको बोला था फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 57 टू 72 वो क्या कहलाते हैं आपके लैंथेनाइड एलिमेंट्स। सो बिफोर कम टू द लैंथेनाइड एलिमेंट्स, मैं सबसे पहले एक बार आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। यस, सो आफ्टर द होल रिवाइज समरी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अभी मैंने आपको सारा डिस्कशन एक बार बताया कि हमने लैंथेनाइड से पहले प्रीवियस पार्ट में कौन कौन से आपके साथ सब टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। आफ्टर दिस वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द एलिमेंटेशंस इन बिटवीन द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब आपको सबको पता है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में आप बार बार कहते हैं कि मैम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम हम काउंट करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स? फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। ठीक है आपकी बात। अब लैंथेनम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? La. What I said I repeat it again, please note it down, that is La, and for the lutetium it is Lu. Here I mentioned also, this is for lanthanum and Lu is for lutetium. अब आपने कहा कि अगर इनके एटॉमिक नंबर्स की मैं बात करूं तो होपफुली कि आपको एटॉमिक नंबर्स भी याद होंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 57 एंड इट एंड्स अप टू 71। ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वो कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, कहां से कहां मूव करना है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो रिपीट, मैं बोल रही हूं कि मैं जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी कि लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम की तरफ, तो आपने कहा हाँ जी एटॉमिक नंबर यहां पर बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन जो चीज रिलेट करनी है फॉर कंट्रैक्शन वो याद ये रखना है, जैसे जैसे यहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वहां आप कहेंगे कि इनके साइज में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। यस, दिस इज द मेन कॉज फॉर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। बात समझ में आई कि एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स और आयन। क्लियर है ये बात? चलिए, और कहां से कहां तक? फ्रॉम 57 टू 71, दैट इज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। इसी कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं इन जनरल लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूं मैं यहां पर। अब आपको पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज La, आई थिंक इट्स एटॉमिक नंबर इज 57। सो हम यहां लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है या फिर ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है? मुझे बताइए। मैंने लिखना सिखाया था आपको कि एक्सपेक्टेड कैसे लिखी जाती है और एक्चुअल कैसे लिखी जाती है। दिस वन इज योर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। सो आपने लिखा Xenon, दैट इज Xe 4f0 5d1 6s2। सो होपफुली अभी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देख के इतना तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहां कहां हो रही है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो आपने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 4f0 5d1 एंड 6s2। और अगर मैं आपसे ये पूछती हूं कि मुझे बेटा ये बताइए कि यहां वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे काउंट करने हैं, क्या पूछा मैंने? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कौन से इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने कहा 5d1 6s2। फाइन, दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो आपने यहां पर कहा कि अगर 6s2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूं, मींस कि 6th शेल में s ऑर्बिटल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने यहां पर कहा कि जो फिलिंग है या रिमूवल है इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल के रिस्पेक्ट में कहां से होगा? nth शेल से। कौन सा शेल? nth शेल। ये चीज याद रखनी है।
अगर आप कहते हैं कि आफ्टर द 6s अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल फॉर द नेक्स्ट सीरीज कहां से होगा, तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर डी शेल से होगा। बिल्कुल डी शेल से होगा, और उसको आप यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, n-1 शेल। दिस इज इट, ठीक है। और अगर बात करती हूं मैं f के रिस्पेक्ट में, अब होपफुली यहां पर लैंथेनम के केस में आपको पता है कि f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इट रिप्रेजेंटेड एज 4f0, बट स्टिल यू हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट, दैट इज कि अगर रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का या फर्दर एडिशन होता है तो वो कौन से सब शेल में होगा, दैट इज अप टू n-2, क्लियर, n-2. In the case of D, it is n-1, but in the case of S, this is simply represented as nth shell. ये कॉन्फ़िगरेशन का बात की मैंने आपसे लैंथेनम के रिस्पेक्ट में। अब मैं बात करती हूँ ल्यूटेशियम के रिस्पेक्ट में। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगेन यू रिपीट दिस, दिस इज Lu, दिस इज फॉर ल्यूटेशियम। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं फटाफट। आइए, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, बताइए ये एक्चुअल है या एक्सपेक्टेड है। दिस इज एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। सो आपने लिखा Zn, देन यू हैव टू रिटन 4f14 5d1 6s2। अब आप एक डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर कि लैंथेनम के केस में f के पास 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट इन द केस ऑफ ल्यूटेशियम f के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 14। अब आप मुझे ये बताइए कि f के अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। आप कहेंगे कि मैम इसके अंदर मैक्सिमम टेंडेंसी ही 14 की होती है, उससे ज़्यादा तो वो रख ही नहीं सकता। एंड इट्स लास्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट्स लास्ट डिपेंड्स ऑन आर एलिमेंट प्रॉपर्टी। ये भी बात आपको पता है। चलिए ठीक है, आपने कहा 4f14 5d1 6s2। अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूँ ल्यूटेशियम के रिस्पेक्ट में, तो फटाफट से आप मुझे देख के बता सकते हैं कि ल्यूटेशियम के रिस्पेक्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने कहलाएंगे। अगेन यू सेड इट्स 3, फाइन। अब यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का हमने यूज ले लिया। अब वैलेंस शेल के बाद अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने हैं, क्योंकि ऐड तो तुम कर नहीं सकते, क्यों नहीं ऐड कर सकते भाई, उसकी टेंडेंसी ही 14 इलेक्ट्रॉन रखने की है, उसके बाद तो वो ले ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। अब 14 उसके पास ऑलरेडी हैं, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करा सकता है। अब लूज किस रेस्पेक्ट में कराएगा, कि सामने वाले के साथ जिसके साथ उसको पेयरिंग करना है उसको अगर ज़रूरत है तो। बेवजह तो तुम पैसे खर्च नहीं करते ना, सेम कॉन्सेप्ट है। ये भी बेवजह अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन दे के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने हैं ल्यूटेशियम में से और 4f ऑर्बिटल के, तो आप कहेंगे वो रिमूव होंगे n-2 शेल से। लेकिन उससे पहले f तक पहुँचने से पहले आप वैलेंस वालों को रिमूव करेंगे, 5d1 एंड 6s2। वो कौन कौन से शेल कहलाते हैं, n-1 एंड nth शेल। यहाँ तक बात आपको होपफुली सारी क्लियर है। फिर से मैं एक बार इन द एंड आपको बताना चाहूंगी, इन शॉर्ट व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इट इज सिंपली एन कंट्रैक्शन। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज होल अबाउट लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्लियर, ओके फाइन। सो क्या है इसका मेजर कॉज कि साइज क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा 4f इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शील्डिंग इफेक्ट होता है। और कल मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या था, मैंने बोला था आपको, जब इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट कवरेज पे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनर शेल्स हैं वहाँ भी आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो इजीली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट के केस में मैंने क्या आपसे ये टर्म कही थी कि जैसे जैसे रिपल्शन जो है, क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होती जाएगी, अगेन आई रिपीट, रिपल्सिव फोर्स जब अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होती जाएगी तो वहाँ पर जो फेनोमेनन देखने को आपको मिलता है, दैट इज़ योर शील्डिंग इफेक्ट। अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के केस में इन्होंने क्या बोला है, देयर इज़ अ पुअर शील्डिंग। क्लियर, मीन्स एक तो है ही ऑलरेडी रिपल्शन और वो भी पुअर शील्डिंग है, किसके बीच में, 4f इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। याद रखनी है ये चीज आपको। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस सडनली, ये इसका मेजर कॉज है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मेजर कॉज है क्या, क्यों होता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्लियर, देन अब देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है यहाँ पर, लेंथेनाइड्स के रिस्पेक्ट में, क्या होती है n-2 F1 to 14, ये सब आप जानते हैं। F1 to 14 यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे f ऑर्बिटल में फ्रॉम 1 to 14 कितने भी आ सकते हैं। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द व्हाट, ऑन द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर? देन आफ्टर दिस n-1 S2 P6 D01, आपको पता है कि s ऑर्बिटल जो है s शेल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं। p के अंदर 6 आ सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल शेल आपके 3 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कितने आएंगे, इनटू 2, दैट इज 6। d के केस में मैं बात करूँ तो क्या होगी इसकी टेंडेंसी, 0 to 1, देन NS2। क्लियर? दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनाइड इंट्रैक्शन एलिमेंट्स। तो आपको ये याद रखना है लेंथेनाइड्स के लिए इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पर करेगा, यहाँ पर n-2 f ऑर्बिटल्स में। कौन से ऑर्बिटल्स में, n-2 f ऑर्बिटल्स में, प्लीज नोट डाउन। Because of the complicated structure of f orbitals and due to poor shielding effect, the outermost shell electron get attracted towards the nucleus. कैसे? ये देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि आप शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि जब रिपल्सिव फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो ये शील्डिंग है। फिर यहाँ पर कहा गया पुअर शील्डिंग है। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट है मीन्स कि क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स वहाँ पर कुछ कम देखने को मिल रही है और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। दैट स्टेट दैट पुअर शील्डिंग। तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर इसी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो लेंथेनाइड्स जिनको हम कहते हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं पुअर शील्डिंग की वजह से अ बिट ऑफ इंट्रैक्शन आप वहाँ पर देखने को मिलता है। किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। कम टू द नेक्स्ट, इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन से एलिमेंट्स में मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनके बीच में अगर मैं रेडियाई का रेशियो देखूँ, आपकी रेडियस का मैं रेशियो अगर देखूँ तो वो क्या होता है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है कि 3D जो होता है वो 4D से लेस होगा, जबकि 4D एंड 5D आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था एटॉमिक रेडियाई के केस में, उसी चीज़ को यहाँ पर मैं लेंथेनाइड्स के केस में अब आपको बता रही हूँ। वो मैंने जनरल टर्म में लिया था, यहाँ अब आप इसको ब्लॉक्स के साथ रिलेट करना शुरू कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, रेडियाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3D इज ऑलवेज लेस देन 4D एलिमेंट्स, बट 4D एंड 5D आर ऑलमोस्ट सिमिलर और यू कैन से नियरली सिमिलर, बट एक्सेप्ट इन द थर्ड बी केस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थर्ड बी केस में ये देखिए कौन सा है थर्ड बी केस, ये एलिमेंट्स स्कैंडियम, इटरबियम, लेंथेनम। फोर्थ बी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। इधर आप देखेंगे जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ भी जब आप स्कैंडियम टू लेंथेनम आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से ये इसका एक्सेप्शन है कि सिर्फ थर्ड बी एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के लेंथेनाइड एलिमेंट्स का जो रेडियस रेशो होता है वो क्या होता है, 3D is less than 4D and 4D is almost or nearly similar to 5D। चलिए एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं 3D सीरीज की बात करूंगी, तो आप मुझे फटाफट से बताइए कि यहाँ पर 3D सीरीज कौन सी है, स्कैंडियम वाली, इटरबियम वाली या लेंथेनम वाली। हाँ जी, आपको सबको पता है। क्या आपने कहा मैम 3D सीरीज तो हमारी स्कैंडियम वाली सीरीज कहलाती है। इसके एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ये भी आपको पता है। आई सेड स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। अब क्या मैं 4D सीरीज भी एक बार प्लॉट कर लूं, क्योंकि हमें इन द एंड क्या देखना है, तीनों का कोरिलेशन। आइए 4D सीरीज बनाते हैं। तो 4D सीरीज आपको पता है लेंथेनम वाली सीरीज आपकी कहलाती है 4D सीरीज। लेंथेनम से लेके कहां तक, सी दिस ग्रीन लाइन, व्हाट आई प्लॉटेड इन द ग्रीन लाइन इन द ग्राफ, दैट इज फ्रॉम लेंथेनम टू मरकरी, एंड मरकरी का डिनोशन क्या होता है, Hg। व्हाट आई सेड, Hg इज द डिनोशन फॉर द मरकरी। ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, आपकी 4D सीरीज। अब 5D सीरीज कौन सी बची,
5D सीरीज आपकी कहलाती है बेटा इटरबियम वाली सीरीज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम Y मींस इटरबियम. Y इज द डिनोशन फॉर इटरबियम एंड इट एंड्स अप टू कैडमियम. ये बात समझ में आई यहां तक. पहले मैंने तीनों सीरीज आपके सामने प्लॉट की हैं अमंग विद द एटॉमिक नंबर एंड विद द मेटालिक रेडियस. तो आप एक चीज देखिए, इस ग्राफ में अगर सबसे पहले मैं 3D सीरीज उठाती हूं, मैंने यहाँ 3D सीरीज की प्लॉटिंग में आप कहेंगे कि मैम फर्स्टली हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, कहाँ 3D सीरीज के अंदर. जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आपने कहा एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, एटॉमिक नंबर अगर सबसे पहले देखोगे तो आपने कहा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं. चलिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे मेटालिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा. मेटालिक रेडियस से पहले आप पॉइंट लेंगे एटॉमिक रेडियस. आपने कहा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे, एटॉमिक रेडियाई भी वहां पर क्या होगी, इंक्रीज होगी. लेकिन आफ्टर सम पॉइंट, कहां मैं बात कर रही हूं, यहां देखिए इस जोन में आप जाके देखेंगे कहां, आयरन, कोबाल्ट और निकल. यहां जाके आपको देखने को मिल रहा है देयर इज अ पॉज फॉर स्टेबिलिटी. See this phase. मैं up to manganese आपने कहा there is a slight decrease, but after manganese that start from iron to nickel. हमने कहा यहाँ पर एक stability factor arise होता है और आप यहाँ कहते हैं कि ग्राफ एक constant phase पर आ गया. ठीक है, यहाँ तक भी पॉइंट समझ में आता है. But after nickel आपने देखा in the case of copper and zinc it again start increasing. So there is a difference among all the 3D series, 3D, 4D and 5D series कि हमने initial में देखा कि up to scandium to chromium there is a slight decrease. After that there is a pause of constant that is between iron to nickel, in between 3. After the nickel आपने कहा copper and zinc के केस में ये इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है. फाइन, 3D सीरीज के केस में हमें ये बात समझ में आई. लेकिन अगर मैं ये सेम फेनोमेनन 4D और 5D पर अप्लाई करूं तो आइए चेक करते हैं. मैंने कहा 4D सीरीज यानी कि लेंथेनम वाली सीरीज, ये तो याद है. लेंथेनम से लेके कहां तक बात करेंगे, मरकरी तक. चलिए लेंथेनम से मरकरी की तरफ जब मैं मूव कर रही हूं तो पहले मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे कहा किसके रिस्पेक्ट में, ReOS ऑस्मियम इरिडियम. ग्रीन लाइन इज योर 4D सीरीज. यहां जो मैंने ग्रीन लाइन से प्लॉट किया है दैट इज योर 4D सीरीज. तो आपने कहा अप टू टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इट्स नॉट T, इट्स W. व्हाट इट इज, इट इज W. आपने कहा W तक तो ये डिक्रीज हो रहा था. देन आफ्टर टंगस्टन आपने कहा इरिडियम तक आपने सेम फैक्टर देखा है जो आपने 3D के केस में भी देखा कि स्टेबिलिटी फैक्टर को ये अचीव करते हैं. बट आफ्टर प्लैटिनम, सी आफ्टर इरिडियम अप टू प्लैटिनम एंड एंड्स अप टू मर्करी, अगेन अ स्लाइट डिक्रीज इन अ ग्राफ. सो यहां ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं इन बोथ द सीरीज. लेट्स मैच विद द 5D सीरीज ऑल्सो. अब हम इस 3D और 4D का कोरिलेशन 5D सीरीज के साथ देखेंगे. आइए अब मैं 5D को प्लॉट कर रही हूं, आपको यहां पर शो कर रही हूं विद द कलर पर्पल. आई होप इट्स विजिबल टू यू ऑल. सी अब आपने कहा हाँ जी इटरबियम वाला, Y कौन सा है, Y इज इटरबियम. इटरबियम से लेके इटरबियम, हाफनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रूहियम, पैलेडियम, दिस इज सिल्वर एंड कैडमियम. कहाँ एंड होता है, कैडमियम पे जाके. अब आप सेम चीज देखेंगे 4D और 5D के अंदर एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आता है. यस एग्जैक्टली सिमिलर. यही चीज मुझे आपको इस ग्राफ के थ्रू बताना था कि आप जब इस सीरीज में देखेंगे कि इनके बीच में नेग्लिजिबल डिफरेंस है और वो डिफरेंस सिर्फ कितना सा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. क्लियर है ये बात. सो आपने कहा कि फर्स्ट इन द इनिशियल they decreases, after that they come to an pause of stability, and after the in the case of 3D, 4D and 5D they start slightly increasing. क्लियर है ये चीजें. सो यही चीज हम इस ग्राफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद देयर मेटालिक रेडियस मैंने आपको बताना चाहा. अब इसका एस ब्लॉक में साइज का वेरिएशन देखते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं साइज का वेरिएशन देखूं तो आप देखिए लिथियम सबसे पहले, यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब स्टार्ट होता है. अब देखो क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए कि जो बेरिलियम होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में उसका स्मॉलेस्ट साइज होता है, स्मॉलेस्ट रेडिया वो गेन करता है. सी दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब मैं बेरिलियम से आगे चलूँ कहाँ, लिथियम की तरफ.
बेरिलियम से आगे लिथियम की तरफ, तो थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज होगा उसकी रेडियाई में। फिर लिथियम से मैं आगे फॉरवर्ड होती हूँ कहाँ, मैग्नीशियम की तरफ, देन कम टू द सोडियम, देन कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आप देखिए जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अप टू बेरियम, अगेन आई रिपीट व्हाट आई से, कैल्शियम टू बेरियम, आप डाउन द ग्रुप देखेंगे कि यहां पर एकदम से स्लाइट डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। सी किसमें, रेडियाई के केस में। अब यहां पर मैं साइज को लेके नहीं चल रही हूं, मैं डिस्कस कर रही हूं आपके रेडियाई को, और रेडियाई का वेरिएशन ही आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर से, जिसको कोरिलेट कर रहे हैं किससे, साइज से। तीनों चीजों को आपस में कोरिलेट करके चलना है, ये देखा आपने। फिर मैंने देखा कि जैसे ही बेरियम के बाद, शुरुआत किससे की थी मैंने, बेरिलियम से। बेरिलियम को मैंने बोला कि इसका स्मॉलेस्ट रेडियस था। स्मॉलेस्ट के बाद जैसे ही मैं लिथियम की तरफ मूव हुई, लिथियम की तरफ मूव होते ही आप देखते हैं कि स्लाइट इंक्रीज आपको देखने को मिला रेडियाई में। फिर आप मैग्नीशियम की तरफ मूव किए, फिर से डिक्रीज हुआ, मैग्नीशियम टू सोडियम इट्स कांस्टेंट, देन आफ्टर सोडियम टू कैल्शियम इट्स अगेन डिक्रीजेस, बट इन द केस ऑफ कैल्शियम टू बेरियम इट्स डिक्रीजेस। फिर आपने ये चीज देखी कि बैरियम के बाद पोटेशियम पे एकदम से इंक्रीज है, फ्रॉम बैरियम टू पोटेशियम। ये एक्सेप्शंस केस हैं बेटा, इसीलिए साइज वेरिएशन हम पढ़ते हैं कि बैरियम के बाद जब अगर आप पोटेशियम पर आ रहे हैं तो एकदम से फर्दर इंक्रीज होता है ग्राफ में। मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया वो ग्राफ, वही चीज़ को मैंने अब आपको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में शो किया है। देन पोटेशियम के बाद रुबीडियम एंड सीजियम डिक्रीज होता है। और ये जो सीजियम है आपका, दिस इज सीजियम, इसका लार्जेस्ट रेडियस होता है। कई बार आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है कि अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस। आपको पता है लार्जेस्ट के केस में अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या पिक करना है, सीजियम। स्मॉलेस्ट के केस में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको सीधा पिक करना है बेरिलियम। कम टू द नेक्स्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं अगर आपसे कहती हूं कि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन जो था, अभी मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की कि इसकी साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हमने एक ग्राफ फॉर्म में भी देखा। देखो सबसे पहले जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमेशा ही लैंथेनम में, लैंथेनम बोले तो सॉरी बेटा, लैंथेनम में मतलब लैंथेनाइट एलिमेंट्स में मैं बात कर रही हूँ। फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, लैंथेनम इज इन सिंगल एलिमेंट, फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगेन आई रिपीट, आयनाइजेशन एनर्जीज आर इंक्रीजेस बट द मेटालिक कैरेक्टर, here MC represent metallic character, metallic character हमेशा ही डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। अभी मैंने ग्राफ में भी ये प्रेजेंट किया है। सी here you can see the metallic radii। सो आपको याद करना है कि ये दोनों हमेशा ही क्या रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको सीधा सीधा कहना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, हमेशा ही फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट रिवर्स, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी के बारे में मैं आपसे बात करूं, अभी हम लोगों ने बात की कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि टेंडेंसी कैसी होगी, दिस। क्लियर है? एक बार दोबारा मैं आपको इस चीज़ को बोलती हूँ इन शॉर्ट कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको रिलेट करनी है तो आपको याद रखना है सेम वही आयनिक रेडियाई से रिलेट करना है। साइज और एटॉमिक नंबर दोनों कॉजेज को लेके चलना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मेटालिक कैरेक्टर वहाँ पर डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। क्यों? द मेन रीजन इज लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, and in the case of electronegativity is just reverse to the electropositivity, that is it increases, and complex formation tendency is also increases. So come to the next, lengthenite contraction के बाद हम एक छोटा सा एक स्टेटमेंट लेते हैं, एक phenomenon पढ़ लेते हैं, that is ionization potential
और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है ये? अभी अपन ने पढ़ा था ना कि IE बढ़ रही है, साइज और उससे रिलेट कर रहे थे, तो इसकी छोटी सी एक ब्रीफिंग कर लेते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आप आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तीनों टर्म का मतलब एक ही है, हमें कहीं भी किसी भी केस में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एंथैल्पी दे दिया तो आप सोचें कि ये क्या है। नहीं, एंथैल्पी भी वही है, एनर्जी भी वही है, पोटेंशियल भी वही है। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? IP और यू कैन से IE। सो व्हाट इट इज? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड outermost shell electron in the ground state from an isolated gaseous atom। ये यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाती है? जब आपके लास्ट शेल से, आपके आउटर मोस्ट शेल से जो सबसे ज़्यादा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो फ्री है, वेला कैंडिडेट है, वीक है एनर्जी में, अपन क्या करते हैं? हमेशा लड़ाई करते हैं। तो सबसे पहले उस कैंडिडेट को देखते हैं ना जिस पर आप हावी हो सकते हो, कि मैं इसको तो ईजिली मार सकता हूँ, इस पर पहले हाथ उठा लेता हूँ, इससे लड़ाई करके सॉर्ट आउट कर लेता हूँ चीज़ें। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को आपको पिक करना है जो वीक है, इजीली बाउंड लूज होने के लिए वो फ्री बैठा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव ही तो कराओगे। यही तो कह रही हूँ मैं बार बार, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालना ही तो है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल से निकाल के कहाँ पर भेजना है इसको? ग्राउंड स्टेट टर्म वाले में, डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म शेल में आपको इसको फॉरवर्ड करना है। कौन से एटम्स के लिए बात हुई है? आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के केस में, उसी को आप कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैम आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? ये तो नया वर्ड है, हम गैसियस एटम तो समझ में आ गया। व्हाट इज़ आइसोलेटेड? जिसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है बेटा किसी दूसरे एटम के साथ, वो खुद की ही इन्फ्लुएंस रखता है, किसी दूसरे एटम की उसमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ना उसकी किसी भी तरीके की बॉन्डिंग है किसी दूसरे एटम के साथ। उस एटम को कहा जाता है आइसोलेटेड एटम। जब कोविड आया था, क्वारंटीन हुए थे, सारे के सारे आइसोलेशन में थे, अकेले। ये भी वही है, अकेला, कोई मतलब नहीं है किसी से इसको। सो देखो आओ, दूसरा पार्ट है इसका एक चीज़, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। कि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मान लेते हैं कि कोई एटम है आपका, मेटल एटम है, और कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। तो उसकी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी? इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो सक्सेसिव का मतलब क्या है? जब आप आयनाइजेशन एनर्जीज को स्टेप प्रोसेसेस में देखेंगे 1 to 1 एज पर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल टू देयर ग्राउंड स्टेट्स। क्लियर? सो देखिए, वही है आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने लिया है कोई भी मेटल एटम गैसियस फेज में, मैंने उसके बोलती हूँ कि अगर इसमें एनर्जी सी E1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हियर E1 रिप्रेजेंट्स व्हाट? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप ये कहेंगे जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या मेटल आयन होगा? बिल्कुल होगा। आपने देखा कि यहाँ पर क्या बन गया? M+, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? रिमूवल। ये जो स्टेट आया, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ और M+ बना, उसको आपने कहा इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है किससे? E1 से। अब मैं सेकंड केस में बात करती हूँ, जब मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अब मुझे यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराने हैं आउटरमोस्ट शेल से? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सी M+, क्योंकि ये हमने एक एटम बना था। अब मैंने यहाँ पर फिर से एक आयनाइजेशन एनर्जी लगाई, आपने देखा कि इसका स्टेट क्या हो गया? M+2। यहाँ पर क्या था? M+, यानी कि एक ही फॉर्म में था। अभी यहाँ से क्या हो चुके हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। सी 1 + 1, 2 हो गए। नेक्स्ट में देखिए, अब यहाँ से आपने M+ बनाया, फिर M+2 बनाया, अब हमको बनाना है M+3 एंड सो ऑन। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स टेंडेंसी। यहाँ पर क्योंकि मैं लेके चल रही हूँ कोई भी मेटल एटम, फॉर एग्जाम्पल X, यहाँ पर मैंने ले लिया M, तो M+2। अब मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगी? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हम एक बार 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करा के देख चुके हैं, 2 आयनाइजेशन एनर्जीज हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमें अप्लाई करनी है थर्ड केस में आप देखेंगे कि आपका जो स्टेबल स्टेट आया मेटल एटम का, वो क्या आया? M+3।
और आपने देखा कि फिर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है यहाँ पर, रिमूवल। इन शॉर्ट, इन टोटल मैंने यहाँ पर क्या देखा इस केस में कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, लेकिन हमने वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, 1 to 1 रिमूव किए हैं। इट्स नॉट अबाउट मैंने ऐसे कहा तुम लोगों से तुम 3 पढ़ नहीं रहे हो, निकलो क्लास से बाहर, नहीं निकाला ना। मैंने पहले एक को निकाला, फिर कोशिश की कि तुम 2 तो पढ़ोगे, तुम 2 को भी नहीं पढ़ना था, फिर मैंने बोला एक को और निकल कि शायद अब अकेला तू बैठ लेगा, बट नहीं। इन द एंड मैंने तीनों उन शैतान इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जो मेरी स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे थे या क्लासरूम की स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे थे। ये किसकी स्टेबिलिटी ख़राब कर रहे हैं, एटम की। निकाल दिया बाहर, मेरा एटम हो गया स्टेबल। क्लियर? दिस इज योर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपने 3 के रिस्पेक्ट में बात की, कितनी भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है कि 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा सेकंड वाले से कम होगी, सेकंड वाली हमेशा थर्ड वाले से कम होगी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज, उतने ही ज़्यादा इसमें आपको क्या दिखेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट वाली जो होगी वो हमेशा ही सबसे कम होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, अभी भी अनस्टेबल फॉर्म में है, तभी तो आपने सेकंड रिमूव किया था। सी क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। क्यों नहीं रिमूव हो सकता बताइए? क्या मैंने कल बार बार आपसे एक ही चीज़ कही थी कि हम क्रिस्टल लैटिसेस में सॉलिड स्टेट में जब कभी भी बात कर रहे हैं एटम्स की, क्यों कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर रैंडम मूवमेंट्स ना हो, इसीलिए तो उनको सॉलिड स्टेट कहा जाता है। इर्रेगुलर मूवमेंट्स नहीं हो, इसीलिए उसको सॉलिड स्टेट आप डिफाइन करते हैं। सो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉलिड स्टेट से आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, दे हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। अगर हमें वहाँ पर रिमूवल करना है तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि हमें उसको कौन से फॉर्म में चेंज करना है, गैसियस फॉर्म में। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ टू गैसियस स्टेट, वो एनर्जी जो किसी भी सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रही है, यहाँ वो अभी लिक्विड फेज में नहीं गया है। See, the three processes are there: solid, liquid and gas. But in the form of energies, you have to convert directly from first to third, or you can say from first to second to third. ये डिपेंड करता है किस पे, एटम के केस पे, कि कौन से एटम या किस एलिमेंट के बिहाफ पे वो हमसे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा है आपको, सॉलिड स्टेट। तो आपको उस एलिमेंट को रिलेट करना है, उस एटम को लेना है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अब मैंने कहा कि मुझे इसमें से रिमूवल करना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव वहाँ से कब होगा, जब ये अपना स्टेट चेंज करेगा। और स्टेट कौन सा चेंज करना है, फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। उस फॉर्म को आप कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। कई बार आपसे सीधा क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाता है कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। बॉर्न हेबर साइकिल भी अपन डिस्कस करेंगे, उसमें ये सारी एनर्जीज अपन रिलेट करेंगे। सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें आप बॉर्न हेबर साइकिल में मेरे साथ डिस्कस करेंगे। अभी पहले टर्म्स जानो कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज़ सब्लिमेशन एनर्जी, फिर अपन इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे। Come to the next. Ionization energy is always an endothermic process. क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा ही किस तरीके का प्रोसेस कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स कि वहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव। याद हैं दोनों रिलेशंस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के मैंने आपको बताए थे कि जब कहीं भी डेल्टा एच आपको लिखा आ जाए कि पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है, आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा कहना है द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर आपको लिखा है, मेंशन्ड है वहाँ पर दैट द डेल्टा एच गिवन इज नेगेटिव, आपको सोचना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सीधा कि प्रोसेस क्या होगा यहाँ पर, एक्सोथर्मिक। वही चीज़ कही गई है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में प्रोसेस हमेशा आपका कैसा रहता है, एंडोथर्मिक, मीन्स डेल्टा एच इज पॉजिटिव।
आप इसको मेजर्ड किस में करते हैं, इसका यूनिट कंजम्पशन क्या रहता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और यू कैन से किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। यूनिट्स भी अपन को याद रखनी है। जब अपन न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे या फिर डेटा एनालिसिस करेंगे तो वहाँ यूनिट के अकॉर्डिंग ही वेरिएशंस आते हैं। तो आपको याद रखना है तीनों टर्म्स कौन कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। So come to the next, factors affecting ionization energy. फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लेके बहुत सारे डिस्कशंस किए थे। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि Z इफेक्टिव मैं बार बार लिख रही थी कुछ केसेस में कल, यही था बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Z इफेक्टिव के, और इसी को आप कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयन विद हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। ये भी कल मैंने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है, याद होगा मैग्नीज का एग्जाम्पल, आयरन के एग्जाम्पल, क्लोरीन के एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए थे लास्ट प्रीवियस पार्ट में। यही बोला था कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और वो भी कौन सा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आप क्या कहेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जीज। सी एग्जाम्पल, Fe3+ हमेशा ग्रेटर होगा किससे, Fe2+ से, और Fe से। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या कह रहे हैं आप, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब स्टेबिलिटी की बात करनी है हमें। अब तक हमने एनर्जीज को रिलेट कर लिया, अब आ जाते हैं स्टेबिलिटी को लेके। अब स्टेबिलिटी में सबसे पहले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लोगे तो वो क्या होंगे, P3 D5 F7। कैसे हुए ये P3 D5 D7, देखो आपको पता है P में शेल्स कितने होते हैं, 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, टोटल 6। तो यहां पर आपने इसका जस्ट हाफ किया तो आपने कह दिया P3 D5। D में आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, हाफ फील्ड के केस में तो आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम D5। F ऑर्बिटल के केस में मैं बात करूं तो आपको पता है 7 शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। लेकिन हाफ फील्ड के केस में बात करना है तो यू कैन से F7 मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो कितने होंगे, F7 में। और फुल्ली फील्ड में आपको पता ही है P6 D10 F14 आर मोर स्टेबल दैन द अदर्स, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। हमेशा ही हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं ना, वो हमेशा ही बेटा क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के केस में मैं बात कर रही हूँ आपसे आयनाइजेशन एनर्जी में। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इन द केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितनी बार हम लोग याद कर चुके हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, यही होगी। लेकिन ऑक्सीजन के केस में मैं बात करूं तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है नाइट्रोजन से। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो मैं बार बार आपसे क्या कह रही थी, क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पर आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा नहीं होगी, किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। क्लियर। आ जाओ, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। क्या कह रहे हैं ये, इनका मतलब ये है कि जैसे ही ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि उसके पास पहले कितने थे, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि मैं नाइट्रोजन से छोटा दिख रहा हूँ, अपने रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा था। उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया।
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव तो कर दिया, लेकिन उसने बोला मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो मैं नाइट्रोजन के बराबर का हो गया ना, नाइट्रोजन के बराबर हुआ, लेकिन किस रिस्पेक्ट में? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बेटा। अभी मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी के 3 फॉर्मेट्स बताए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपने देखे थे तीनों। एक इलेक्ट्रॉन निकला था, फर्स्ट केस था। 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थी। 3 निकले थे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी थी। अब क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो उसने क्या बोला, जैसे ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आएगा ऑक्सीजन, वो क्या होगा, मोर हो जाएगा किससे? नाइट्रोजन से। ये देखिए नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p2 और यहाँ ऑक्सीजन। यहाँ नाइट्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दोनों की दोनों नहीं। तो यहाँ पर फिर भी नाइट्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से तो बड़ा ही होगा एनर्जी के केस में। लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं नाइट्रोजन के बराबर में आ जाऊं, लेकिन वो किस फेज पे पहुंच के हो पाता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में। लेकिन यार रिलेट किसको करना है आपको, फर्स्ट को। इसलिए नाइट्रोजन हमेशा बड़ा रहेगा किससे, ऑक्सीजन से, इन द केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब शेल्स क्या है? ये ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सब शेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर होती ही क्या है, जो आपके न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्शन का ऑर्डर है शेल्स का। सी, दिस इज योर एटम, दिस इज योर न्यूक्लियस, और आपको पता है इनर शेल्स होते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये यही कह रहे हैं इन सब शेल्स का अट्रैक्शन क्या है, इन सब शेल्स का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यही आपका क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन पावर। यह है आपका न्यूक्लियस, इसी को आप क्या कह रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम दिस टू दिस, ये यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी हो सकता है। तो इस सब को ही आप क्या कह रहे हैं, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है। अब इसका क्या रिस्पेक्ट होता है, SPDF। किस रिस्पेक्ट में, S सबसे पास, फिर P, फिर D, फिर F। S subshell is more closer to nucleus, so more energy will be required to remove electron from the S subshell। ये तो हम सब जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पहले S कंप्लीट होता है, फिर P कंप्लीट होता है, फिर आप D तक जाते हैं, देन F। लेकिन जब रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपकी रिमूवल जो होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल से ही तो निकालते हैं। लाइक डी से निकाला सबसे पहले, ये थोड़ी कि मैं एस से ही निकालना शुरू कर दूंगी, नहीं मेरे को एस ब्लॉक के खाली करने, नहीं करते ना अपन ये चीज़। यही बोला गया है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव होते हैं वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि एस जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, इस वजह से इसकी एनर्जी भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर सब शेल्स। एग्जाम्पल देखिए, बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2, और बोरोन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो 1s2 2s2 2p1। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसने अटेन कर लिया अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही n वाला केस जो पहले वाला था। ये जो स्टेटमेंट है ये सेम वही चीज़ को बता रहा है कि बोरोन भी बेरिलियम के रिस्पेक्ट में रिलेट हो सकता है जब वो क्या कर दे, अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मीन सेकेंड आयनाइजेशन टर्म को रिलेट कर लेगा, जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में यूज़ किया था। सी, तो आप कह सकते हैं कि बेरिलियम इज लेसर देन बोरोन। व्हाट आई से, बेरिलियम इज लेसर देन बोरोन, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आउटर मोस्ट शेल से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में। अब देखिए, ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है सीधा सा कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज हमेशा ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। याद रखनी है ये चीज़ कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, और यू कैन से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होता जा रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती जा रही है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इन अ ग्रुप। नाउ कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। आइए
सबसे पहले इन अ पीरियड Z इफेक्टिव, क्या है Z इफेक्टिव? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपका Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रहा है, तो क्या होगा? अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, पीरियड में मैं बात कर रही हूँ, अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? वहां पर इंक्रीज होगी। यही तो अपन ने अभी पढ़ा कि Z इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप कहते हैं, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव ही नहीं हो पाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं हो पाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। कौन से ऑर्डर के केस में मैं बात कर रही हूँ? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ऑर्डर क्या होगा उनमें पीरियड में एलिमेंट्स का? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। याद रखना है लिथियम यहाँ सबसे बड़ा नहीं है, लिथियम यहाँ पर सबसे छोटा है। लिथियम यहाँ पर आपका क्या है? सबसे छोटा है। जब आप पीरियड में बात कर रहे हैं, पीरियड में आप मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप देखेंगे कि साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इन अ ग्रुप। अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो आप देखेंगे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होगा? वहां पर फिर वही बढ़ रहा है, कम हो रहा है, Z इफेक्टिव कम हो रहा है और आप कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी भी वहां पर क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ग्रुप में मैं बात करूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं, क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वही है ना ये? लीना की रब से फरियाद है, लीना है, हाइड्रोजन अभी गायब है। साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। सीधा क्वेश्चन आता है बेटा इन स्टेटमेंट से, इसीलिए मैंने आपको रिलेट करके लिखा है। अब कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसकी? गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। क्यों ये एक्सेप्शंस हैं? क्योंकि हम बोल रहे थे जब ग्रुप में हम मूव कर रहे हैं तो कम हो रही थी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की एल्यूमिनियम से हमेशा ज़्यादा होती है और उसका रीज़न क्या है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, डायरेक्ट क्वेश्चन। और आयनाइजेशन एनर्जी 5D एलिमेंट्स की 4D एलिमेंट से ज़्यादा होती है। ये दो एक्सेप्शंस हैं आपके कि 5D एलिमेंट्स की 4D एलिमेंट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से 5D वालों की 4D से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गैलियम के केस में मैं बात करूं तो गैलियम हमेशा एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा और वहाँ का रीज़न क्या रहेगा? गैलियम क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, 5D और 4D के केस में मैं बात करूं तो हाफनियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जर्कोनियम। सी HF इज हाफनियम, ZR इज जर्कोनियम। एलिमेंट्स याद हो जाने चाहिए अब। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। पहली है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आपको पता है मेटल्स के लिए हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। शुरू से हम यही बात करते आ रहे हैं। जबकि नॉन मेटल्स के लिए ये क्या होती है? हाई। बस ये याद रखना है, ठीक है। मेटल्स के लिए क्या होगी? लो। नॉन मेटल्स के लिए ऐसे लिख लिया करो शॉर्ट में ना, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने में कई बार बहुत जोर आता है ना तुम लोगों को, तो शॉर्ट में फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख लिया करो, इजीली याद रहता है। क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर। रीज़न क्या है? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। सेकेंड पार्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स रिएक्ट कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि ये भी आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने देखा था ये सारा कॉज। रिएक्टिविटी क्या होती है? हमेशा जैसे ही आप ग्रुप में डाउन जाएंगे, डाउन द ग्रुप, आप हमेशा देखेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। जब रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी
डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज करेगी। जब रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो आपको पता होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हम अभी पढ़कर आ रहे हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट is always what, greater than 16 electron volt, or you can say equals to 16 electron volt, either greater than or equals to 16 electron volts, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट स्टेबल होंगे। क्या याद रखना है, जब कभी भी एलिमेंट जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव बोलते ही याद आ जानी चाहिए तीनों फॉर्म्स, मैकेनिज्म फॉर्म में 1, 2 एंड 3, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए सोडियम, सोडियम गैसीय स्टेट में है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो Na+ बनाता है, और फिर ये Na+ जो इसने बनाया वहाँ से फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसने Na2+ बनाया। तो आपने क्या देखा कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है, उसकी डेटा अगर आपको गिवन है तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, और अगर डेटा गिवन नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन लूज़ करके देख लो उसका मोस्टली स्टेबल फॉर्म कौन सा है। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो Na इज मोर स्टेबल। यहाँ पर आप देखिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी के केस में इसका जो डिफरेंस है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, और हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि एलिमेंट का केस क्या होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या तो इक्वल या उससे ज़्यादा, ये है। तो आपने यहाँ पर बोला कि कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा, Na+ ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होगा। अब अगर आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, पहला केस क्या था, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या इक्वल, सेकंड केस क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इक्वल, तो आपको याद रखना है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्टेबल होगा। देखो Mg है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, सबसे पहले Mg+ बन गया, जैसे ही Mg+ से आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने देखा Mg2+ बन गया, लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी कितनी आ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम बात क्या कर रहे हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए, है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा, Mg+2। कम टू द नेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लेस देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो Mg इज मोर स्टेबल, यही मैंने आपसे कहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल देखते हैं एल्यूमिनियम के केस में। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि Al+ बना, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया Al2+ बन गया, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का गैप देखो क्या है, 12.8, हमें कितना चाहिए था, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स गलत, तो यहाँ पर कौन सा वाला स्टेबल होगा, ये वाला एल्यूमिनियम प्लस। इसके केस में देखो, जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2+ बना, और 3 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो 3+ बना, लेकिन यहाँ पर अब ये कितनी आ रही है एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको कितनी चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स कि ये केस तो सही है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, +3, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। सी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगी एल्यूमिनियम के केस में वो क्या हो जाएगी, ये हमेशा ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है बेटा, आप हमेशा याद रखते आए हैं कि +2, 3 एंड सो ऑन, नहीं, एल्यूमिनियम के केस में ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया इसको। आओ, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। देखो ऑक्सीजन है, मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीजन का, कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही आप यहाँ पर देखोगे जो इसका चेंज आया है, ΔH इज इंथैल्पी और यू कैन से हीट रिलीज,
कितना आया, -141 किलो जूल पर मोल। अब ये जो ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, आपने देखा कि ये क्या बन गया, O नेगेटिव। फिर मैंने यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, आपका जो एनर्जी डिफरेंस आया वो कितना आया, +744 किलो जूल पर मोल। अब आप ओवरऑल रेशो निकालिए इसका। सो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन का कौन सा स्टेबल बनेगा स्टेट, O-2, और इसकी जो एनर्जी आएगी ओवरऑल वो कितनी आई, +603 किलो जूल पर मोल। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आपको वैलेंसी को मेंटेन करना है एज पर देयर हाईएस्ट जंप। लोअर वैल्यूज, जितनी ज़्यादा वैल्यू लोअर होगी किसकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, कब, उसके फर्स्ट हाईएस्ट जंप से पहले जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल और एलिमेंट आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको आपने किससे रिलेट करके बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन के नंबर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन जैसे कि O-2, N-3, C-4, ये हमेशा ही एंडोथर्मिक प्रोसेस देते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही एंडोथर्मिक प्रोसेस देगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, किसकी, न्यूट्रल एटम की, इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों ही पॉइंट्स, प्लीज नोट देम डाउन। तो देखो X, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर से इधर, और आयनाइजेशन पोटेंशियल बैक टू दिस। आपने क्या देखा, X- बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि EA जो है X की वो बराबर है किसके, IE ऑफ X-। सिर्फ आपको ये याद रखना है, इस पर इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन क्योंकि पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन उठ जाता है, कहीं से भी आ जाए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अरे ये टर्म तो मैंने देखी ही नहीं थी, बस इतना याद रखना है ये, ठीक है। आ जाओ, IE ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। एक हमने एनायन के केस में पढ़ ली, एक हमने कैटायन के केस में, देख लो यही क्या है इलेक्ट्रॉन का। कुछ ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, सारे एग्जाम्पल्स भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ट्रेंड्स इन IE। IE आपका क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहले इर्रेगुलर ट्रेंड्स। इनको इर्रेगुलर ट्रेंड्स क्यों कहा गया है, देखो आप यहाँ देख रहे हो लिथियम बेरिलियम, लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन, आपको कुछ दिख नहीं रहा, जबकि अपन सीरीज में क्या पढ़ते थे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन था ना, यहाँ देखो ऑक्सीजन पहले है नाइट्रोजन से, इसीलिए इसको इर्रेगुलर ट्रेंड में रखा गया। इस केस में देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि फॉस्फोरस पहले आना चाहिए था, इन्होंने सल्फर को पहले पुट कर दिया, तो ये भी इर्रेगुलर ट्रेंड का वेरिएशन। इस केस में मैं देखूं तो बेटा ये देखो गैलियम, और तो इसलिए इनको किस में रखा गया है, इर्रेगुलर ट्रेंड्स में। ठीक, रेगुलर ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो अपन सारे एग्जांपल्स अपने ने पढ़े ही हैं, रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम, ये इंडियम, याद रखो दोनों इंपॉर्टेंट है ये। इन शॉर्ट मैंने आपको इसको बनाया है, कई बार आपसे पूछ लेता है, सीधा की सीधा एग्जाम्पल देता है ना, तो आपसे पूछ लेता है कि रेगुलर ट्रेंड चार्ट हो या फिर कौन सा सीक्वेंस सही नहीं है, तो आपको यही पिक करना है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। क्लियर, आ जाओ। इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं कि बेरिलियम हमेशा बड़ा है बोरोन से, अभी केस देखा था उसका, देखो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस याद रखने हैं कि बेरिलियम हमेशा ही किससे बड़ा होगा, बोरोन से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, और कैल्शियम गैलियम से। सेम ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा होगा, फॉस्फोरस सल्फर से बड़ा होगा, आर्सेनिक सेलेनियम से। ये देखो इसीलिए तो इनको पुट किया है इर्रेगुलर ट्रेंड्स में। इसी चीज़ को मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस क्या हैं। अब देखो एल्यूमिनियम, ये भी याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल होता है गैलियम के, जबकि इंडियम जो है वो थैलियम से क्या होता है, छोटा। बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। लेकिन ये देखो यहाँ
यहाँ तक आपका ऑर्डर क्या चल रहा था, डिक्रीजिंग, यहाँ आते आपने क्या देखा, रिवर्स हुआ है, तो याद रखना है ये Sn लेस देन होगा Pb से, लेड से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। पहले मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी लास्ट में आपको इन शॉर्ट पूरा लिख के दे दिया ओवरऑल कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर? तो देखो बच्चा, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ना सारा की सारा, वो आपके आयनाइजेशन एनर्जी और लेंथन एंड कंट्रैक्शन के बिहाफ पे मैंने बात की है। हमने सब्लिमेशन एनर्जीज़ भी पढ़ी, हमने सारे आयनाइजेशन एनर्जी में सक्सेसिव एनर्जीज एंड ऑल भी पढ़ा। अब कल जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डील करूँगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जिसको बोलते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन उसको रिलेट करने के लिए आपको ये जो सारे हैं आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट याद रहना चाहिए, सो दैट आप वहाँ पर मेरे साथ लिंक कर पाओ जब मैं कोई भी एलिमेंट वहाँ पर यूज़ करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।